हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम अगस्त महीने में है वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, उमंग ऐप में कितनी भाषाएं हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका उमंग ऐप होता है उसमें हम कितनी भाषाएं प्राप्त कर सकते हैं या कितनी भाषाएं उमंग ऐप में होती हैं। ऑप्शन ए दिया है 20, ऑप्शन बी दिया है 21, ऑप्शन सी दिया है 23, ऑप्शन डी दिया है 22। तो आपको बताना है कि इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23। उमंग ऐप जब शुरू में लॉन्च किया गया था तो उसमें 13 भाषाएँ थी। इस समय उसमें 10 भाषाएं और बढ़ गई हैं, तो इसलिए आपके उमंग ऐप में अब कितनी भाषाएं हो गई हैं तो 23 भाषाएं। और भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था। अगर आपके क्वेश्चन में देता है उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था तो आपका आंसर होगा नवंबर 2017 में। और अगर आपके एग्जाम में उमंग ऐप का फुल फॉर्म पूछता है तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आपको याद रखना है कि अगर आपके एग्जाम में उमंग ऐप का फुल फॉर्म पूछता है तो आपका आंसर होगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ सकता है उमंग में यन का अर्थ है, तो आपको यन का अर्थ बताना होता है, तो उसके लिए आपका आंसर होता है न्यू एज। इसको भी याद रखिएगा। और उमंग ऐप को कब विकसित किया गया था तो नवंबर 2017। और कभी कभी आपका सिर्फ सन भर देता है तो आपका आंसर होगा 2017। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछता है उमंग ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो आपका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ एक बार हम आपके सभी क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है उमंग ऐप में कितनी भाषाएँ हैं, तो आपका आंसर होगा 23 भाषाएँ। अगर आपके एग्जाम में आता उमंग ऐप को कब विकसित किया गया था तो आंसर हो जाएगा नवंबर 2017। अगर आपके एग्जाम में देता है उमंग ऐप का फुल फॉर्म बताइए तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और अगर आपके एग्जाम में देता है उमंग ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया था तो आपका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ब्लॉग बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आपको बताना है ब्लॉग बनाने के लिए इसमें से किस प्लेटफॉर्म का उपयोग आप करते हैं। ऑप्शन ए दिया है वर्डप्रेस, ऑप्शन बी दिया है ट्विटर, ऑप्शन सी दिया है लिंक्डइन, ऑप्शन डी दिया है इंस्टाग्राम। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि किस पे हम ब्लॉग बना सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्डप्रेस। इस पे आप ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग एक प्रकार की वेबसाइट होती है जिस पे आप अपनी आईडी बना के, अपनी वेबसाइट बना के कोई भी कंटेंट, इमेज डाल सकते हैं। अब यहाँ और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे दिया ट्विटर। अगर आपके एग्जाम में देता है ट्विटर के जनक कौन है या फाउंडर कौन है तो आपका आंसर होगा जैक डोर्सी। अगर आपके एग्जाम में देता है ट्विटर का विकास कब हुआ था तो 2006 में हुआ था। और एक क्वेश्चन और पूछता है ट्विटर पे हम अधिकतम कितने कैरेक्टर पोस्ट कर सकते हैं तो 280। ये तीनों आपको याद रखने हैं, तीनों में से कोई भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद आपका दिया लिंक्डइन। अगर आपके एग्जाम में देता है लिंक्डइन का विकास कब हुआ था तो 5 मई 2003 में। और इसके फाउंडर का नाम पूछेगा तो रीड हॉफमैन, ये इसके फाउंडर होते हैं। इंस्टाग्राम है, इसमें भी आपके क्वेश्चन पूछता है इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है तो केविन सिस्ट्रोम। और अगर आपके एग्जाम में देता है इंस्टाग्राम का विकास कब हुआ था तो 2010 में। इसको भी याद रखना है आपको। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं
और अगले मंथ के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आपको जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाएगा उसको भी, और जो आपके क्वेश्चन दिए हैं उसको भी आपको याद रखना है। इसलिए आप क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठें, जिससे जो भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताया जाता है उसे आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर एग्जाम में देता ट्विटर का फाउंडर कौन है, तो आपका आंसर होगा जैक डोर्सी। ट्विटर का विकास कब हुआ था? 2006 में। ट्विटर पे हम अधिकतम कितने कैरेक्टर पोस्ट कर सकते हैं? तो 280। लिंक्डइन एक आपका व्यवसाय जिस जॉब सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है किस पे जॉब सर्च करने के लिए कौन सी वेबसाइट का यूज करते हैं या कौन से सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो आपका आंसर होगा लिंक्डइन। इसका विकास कब हुआ था? 5 मई 2003 में। फाउंडर का नाम पूछेगा तो रेड हॉफमैन होते हैं। इंस्टाग्राम है, इसके फाउंडर हैं केविन सिस्ट्रोम। और कब विकास हुआ था? तो 2010 में। इसको भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ABRS का पूर्ण रूप क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ABRS का फुल फॉर्म बताइए या पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए दिया आधार बैंकिंग रिमिटेंस सर्विस। ऑप्शन बी दिया है आधार बेस्ड रिमिटेंस सिस्टम। ऑप्शन सी दिया है आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस। ऑप्शन डी दिया है आधार बैंकिंग रिमिटेंस सिस्टम। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना ना भूलिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस। ये इसका फुल फॉर्म होता है और ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक स्टैंड एलोन मैलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो खुद को दोहराता है और अन्य कंप्यूटरों में फैलाता है। ऑप्शन ए दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी दिया वार्म। ऑप्शन सी दिया डिस्क क्लीनअप। ऑप्शन डी दिया हार्डवेयर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वार्म। ये एक प्रकार का मैलवेयर प्रोग्राम होता है जो खुद को दोहराता है और कंप्यूटरों में फैलाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। AI का क्षेत्र जिसमें फिंगरप्रिंट पहचान लिखावट की पहचान शामिल है। आपको बताना है AI का कौन सा क्षेत्र है जिसमें आप फिंगरप्रिंट पहचान लिखावट की पहचान शामिल है। ऑप्शन ए दिया है पैटर्न रिकग्निशन। ऑप्शन सी दिया है इमेज एनालिसिस। ऑप्शन सी दिया है प्रेसिंग प्रोग्राम। ऑप्शन डी दिया है नन। तो आपको बताना है इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है AI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको भी आपको याद रखना है। AI का विकास कब हुआ था? तो 1956 में। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। AI का जनक किसे कहते हैं? तो जॉन मैकार्थी। इसको भी आपको याद रखना है। और कभी कभी देता है AI का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो डॉट माउथ। ये सभी क्वेश्चन आपके SSC के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो आपको ये सभी क्वेश्चन याद रखने हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं। तो AI का फुल फॉर्म पूछेगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। AI का विकास कब हुआ था? तो 1956 में। AI का जनक किसे कहते हैं? तो जॉन मैकार्थी। अगर पूछता है AI का प्रथम सम्मेलन कहाँ किया गया था, घोषित किया गया था, तो आपका आंसर होगा डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? आपको बताना है सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो किसी को भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रैकिंग पासवर्ड। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जब आप किसी सॉफ्टवेयर स्टैक को जोड़ते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और अनुप्रयोग सेवा, तो मॉडल में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ होता है लिखा गया है, जाता है। तो आपको बताना है इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी याद रखना है। पास का आपका पूछेगा तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये भी आपके याद रखने हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज ए सर्विस, ये भी आपके एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछते हैं। ये सभी आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के भाग होते हैं। तो आपके क्वेश्चन में देता है क्लाउड कितने प्रकार के होते हैं, तो 3, पास, सास, लास, ये भी आपको याद रखना है और इनके फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डाटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है डाटा और पासवर्ड को आपको सुरक्षित रखना, तो कौन रखता है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनक्रिप्शन। ये आपके डाटा और पासवर्ड को सुरक्षित रखता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स को एक साथ बुलाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है ग्रे हैट हैकर्स, ऑप्शन बी दिया है वाइट हैट हैकर्स, ऑप्शन सी दिया है ब्लैक हैट हैकर्स, ऑप्शन डी दिया आपका रेड हैट हैकर्स। तो आपको बताना है इसमें से आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या होगा। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 होते हैं। एक आपके वाइट हैट हैकर्स और एक ब्लैक हैट हैकर्स और एक तीसरा जो होता है आपका ग्रे हैट हैकर्स। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रे हैट हैकर्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इनक्रिप्शन किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। आपको बताना है इनक्रिप्शन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए दिया ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी दिया अथॉरिटी, ऑप्शन सी दिया सिक्योरिटी, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। 100 रुपये के नोट का आकार क्या है। आपको बताना है कि 100 रुपये का जो नोट होता है उसका आकार क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है 66 mm गुणे 145 mm, ऑप्शन बी दिया आपका 66 mm गुणे 142 mm, ऑप्शन सी दिया आपका 66 mm गुणे 166 mm, ऑप्शन डी दिया आपका 66 mm गुणे 150 mm। तो आप बताइए इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है प्लीज़ अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 66 गुणे 142 mm। ये याद रख लीजिएगा। कई नोट ऐसे होते हैं जिनके साइज आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे 500 का, 100 का, 50 का। इन सब के साइज आप याद रख लीजिएगा। इन सब के साइज आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
IMPS के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र में कितना समय लगता है। आपको बताना है कि IMPS के माध्यम से अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो कितना समय लगता है। ऑप्शन ए दिया है 1 मंथ, ऑप्शन बी दिया है 15 डे, ऑप्शन सी दिया है 1 आवर, ऑप्शन डी दिया इमीडिएटली। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इमीडिएटली। और एक चीज़ आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फिशिंग क्या है, आपको बताना है फिशिंग क्या है। ऑप्शन ए दिया हैकिंग, ऑप्शन बी दिया स्कैनिंग, ऑप्शन सी दिया सर्चिंग, ऑप्शन डी दिया स्पैमिंग। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैकिंग। फिशिंग एक प्रकार की हैकिंग होती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। मनुष्य के द्वारा बनाई गई मशीन जो इंसानों की तरह सोच सकती है। आपको बताना है कि मनुष्य के द्वारा जो ये मशीन बनाई जाती है और जो इंसानों की तरह सोचती है। ऑप्शन ए दिया रोबोट्स, ऑप्शन बी दिया पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी दिया सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन को पढ़िए और अपने आंसर खुद ढूंढ सकते हैं कि आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोबोट्स। रोबोट जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है और वो मनुष्य की तरह ही सोच सकती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ईमेल में विषय पंक्ति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपको बताना है जो ईमेल होता है उसमें सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए दिया प्राप्तकर्ता का अभिवादन करना, ऑप्शन बी दिया है ईमेल की सामग्री को संक्षेप में प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी दिया प्रेषक की संपर्क जानकारी प्रदान करना, ऑप्शन डी दिया फाइलें संलग्न करने के लिए। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप किसी के पास कोई मेल भेजते हैं तो सब्जेक्ट क्या दर्शाता है, यानी सब्जेक्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप लोग बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईमेल की सामग्री को संक्षेप में प्रस्तुत करना। देखिए सब्जेक्ट में अगर आप कोई चीज़ ईमेल भेज रहे हैं और उसके बारे में सब्जेक्ट में लिख देते हैं तो आप ईमेल ओपन किए ही जान सकते हैं कि ये मेल किस प्रकार का मेल आपके पास आया है। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। डिजी लॉकर खाते के लिए साइन अप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध तरीका नहीं है। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अगर आप डिजी लॉकर खाता में साइन इन करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा एक वैध तरीका नहीं है। ऑप्शन ए दिया यूजिंग आधार नंबर, ऑप्शन बी दिया यूजिंग ईमेल आईडी, ऑप्शन सी दिया यूजिंग ए हैंड राइटिंग सिग्नेचर, ऑप्शन डी दिया यूजिंग ए मोबाइल नंबर। तो आपको बताना है इसमें से डिजी लॉकर खाते के लिए साइन अप करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जल्दी बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूजिंग ए हैंड राइटिंग सिग्नेचर। देखिए डिजी लॉकर बनाने के लिए आपको आधार नंबर की आवश्यकता पड़ती है, ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन आप हैंड राइटिंग सिग्नेचर की आवश्यकता आपकी नहीं पड़ती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन और पूछता है डिजी लॉकर में हम अधिकतम कितने जीबी तक के डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो 1 जीबी, 1 जीबी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं डिजी लॉकर में। अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा इंटरेस्टिंग मैसेजिंग ऐप अपने एंड टू एंड इनक्रिप्शन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया फेसबुक मैसेंजर, ऑप्शन बी दिया व्हाट्सअप, ऑप्शन सी दिया टेलीग्राम, ऑप्शन डी दिया स्काइप। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्हाट्सअप।
अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। एटीएम कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं? आपको बताना है जो एटीएम कार्ड होता है उस पर कितने अंक छपे होते हैं। ऑप्शन ए दिया 12, ऑप्शन बी दिया 14, ऑप्शन सी दिया 16, ऑप्शन डी दिया 10। तो इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि एटीएम कार्ड पे कितने अंक छपे होते हैं, जो एटीएम डेबिट कार्ड होता है उस पर कितने अंक होते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है एटीएम में डेबिट कार्ड में सीवीवी कितने डिजिट का होता है? तो आपका आंसर होगा 3। आपके एग्जाम में सीवीवी का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी याद रखिएगा। और एटीएम का फुल फॉर्म पूछता है तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये भी आपको याद रखने हैं। एटीएम का फुल फॉर्म आएगा तो आपका बताना होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम में कितने डेबिट कार्ड पे कितने अंक छपे होते हैं? तो आपका आंसर होगा 16। और एटीएम डेबिट कार्ड में सीवीवी की संख्या कितनी होती है? तो 3 होते हैं। और सीवीवी का फुल फॉर्म पूछेगा तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ई कॉमर्स का क्या अर्थ है? आपको बताना है ई कॉमर्स क्या है। ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑप्शन सी दिया है इकोनॉमिक कॉमर्स, ऑप्शन डी दिया है ईमेल कम्युनिकेशन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है प्लीज़ अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। तो बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पारंपरिक एआई तकनीकों में आज भी निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। आपको बताना है इसमें से कौन से छोड़ के बाकी सब शामिल हैं। ऑप्शन ए दिया समांतर प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी दिया पैटर्न रिकग्निशन, ऑप्शन सी दिया अनुमानी, ऑप्शन डी दिया खोज कर। तो बताइए इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समांतर प्रोसेसिंग। इंग्लिश में इसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास में किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अगस्त में है वो हमारे चैनल से जुड़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। मिलते हैं अगली क्लास में।